इस साल 5 जुलाई को फीफा वर्ल्ड कप के एक मैच में नॉर्वे ने ब्राज़ील को 2-1 से हराया। पर मैच ख़त्म होने के बाद नॉर्वे के स्ट्राइकर अर्लिंग हालैंड ने अपनी टीम के साथ एक स्पेशल तरह का सेलिब्रेशन किया। इस सेलिब्रेशन का स्टाइल इतना पॉपुलर हो गया कि ये नॉर्वे के पार्लियामेंट के सेशन के दौरान भी सारे मेंबर्स ने इस सेलिब्रेशन को करके दिखाया। सेलिब्रेशन के इस पर्टिकुलर स्टाइल को लोग वाइकिंग रो कहते हैं। ड्रम्स के बीट पे लोग चप्पू खींचने का एक्शन करते हैं और साथ में रो की आवाज़ निकालते हैं। मैंने कुछ समय पहले एक वीडियो बनाया था जिसमें मैंने वाइकिंग्स की बात की थी, उनकी हिस्ट्री की बात की थी, और उस वीडियो में मैंने इस बात पे भी चर्चा की थी कि वाइकिंग्स की सक्सेस का एक बहुत बड़ा कारण था उनके स्पेशल तरह के जहाज़। तो इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे कि ये जो वाइकिंग रो का सेलिब्रेशन स्टाइल है ये एक्चुअली वाइकिंग्स में कैसे काम करता था। ऐसी क्या खास बात थी वाइकिंग शिप्स में कि इन्होंने इन्हीं शिप्स का इस्तेमाल करके उस ज़माने में मॉडर्न डे ब्रिटेन, फ्रांस, रशिया, यहाँ तक कि यूनाइटेड स्टेट्स जैसे कंट्रीज़ पे भी सक्सेसफुल रेड्स की थी। कहानी शुरू होती है वाइकिंग से। वाइकिंग्स एक जनरल टर्म है, ये उन लोगों के लिए इस्तेमाल किया जाता है जो स्कैंडिनेवियन कंट्रीज जैसे नॉर्वे, स्वीडन और डेनमार्क से आते थे। और वाइकिंग्स में स्किल्ड वॉरियर्स, सेलर्स और ट्रेडर्स सब शामिल थे। और इन्होंने 8th सेंचुरी से लेके 11th सेंचुरी तक नॉर्दर्न यूरोप के कोस्टल एरियाज को रेड किया और अपने सेटलमेंट्स यानी अपनी बस्तियां बनाई। क्योंकि इस मैच में जो सेलिब्रेशन हुआ उस सेलिब्रेशन के स्टाइल की वजह से वाइकिंग रो के ऊपर डिस्कशन होने लगा है। तो लोग ये जूम कर लेते हैं कि वाइकिंग्स कहीं भी जाते थे तो ऐसे ही रो करके यानी चप्पू चला के ही जाते थे। ये बात पूरी तरह सच नहीं है, क्योंकि जिस टाइम पे वाइकिंग्स सबसे ज़्यादा एक्टिव थे उस टाइम पे दुनिया में ऐसी शिप्स आ चुकी थी जिनमें सेल लगा होता था। सेल आपने पुराने ज़माने की शिप्स में फोटोज़ में देखा होगा या मूवीज़ में देखा होगा। ये एक कपड़े जैसा दिखने वाला एक मटेरियल होता है जिसको सेल कहते हैं। और इसका फ़ायदा ये होता है कि अगर आपने सेल खोल दी तो हवा की डायरेक्शन को यूज़ करके आप अपनी शिप को सेल कर सकते हो, उसको चला सकते हो। ऐसे जहाज़ों में जिसमें सेल लगा होता था उसमें आप ये चप्पू चलाने वाला काम सिर्फ किसी किसी सिचुएशन में करते थे। यानी जब आपको किसी एक पर्टिकुलर एरिया में धीरे धीरे एंटर करना है, जैसे आप हार्बर में एंटर कर रहे हो तो आपको चप्पू चलाना पड़ेगा, या फिर आप किसी पतली नदी से गुजर रहे हो तब आप चलाते थे, या फिर वॉर टाइम के दौरान जब आपको शिप के मूवमेंट पे कंप्लीट कंट्रोल चाहिए तो आप हवा की डायरेक्शन पे रिलाई नहीं कर सकते। उस सिचुएशन में भी आपको चप्पू चलाना पड़ता था। जब अच्छी हवा चल रही होती थी और शिप का सेल काम कर रहा होता था तो वाइकिंग्स को चप्पू नहीं चलाना पड़ता था। तो जो उस वक्त ड्यूटी पे नहीं होते थे वो स्टोरी सुना के और गेम्स खेल के अपना टाइम पास करते थे। आर्कियोलॉजिस्ट को वॉरियर्स के कब्रों में अक्सर गेमिंग पीसेस और छोटे छोटे बोर्ड्स मिलते हैं जो इस बात का सीधा एविडेंस है कि समुद्र में खाली समय बिताने के लिए वाइकिंग्स क्या करते थे। पर जब एक्चुअल रोइंग होती थी यानी वाइकिंग्स को चप्पू चलाना पड़ता था तो उसका सेटअप बहुत क्लियर कट था। हर आदमी के पास एग्जैक्टली एक चप्पू होता था, उसके बिल्कुल सामने एक और आदमी बैठता था जिसके पास भी एक चप्पू होता था। इस तरह हर रोइंग करने वाले वाइकिंग के बिल्कुल साथ एक और वाइकिंग बैठता था और इन दोनों को जनरली बेंच मेट्स कह देते हैं। अब इंटरेस्टिंग बात यहाँ पे ये है कि ये कोई एक्चुअल बेंच नहीं होती थी जिस पे दोनों बैठते थे। अक्सर एक वाइकिंग की सीट उसका अपना स्टोरेज बॉक्स होता था जिसमें उसका अपना सामान या लूट जो उसने हासिल की है रेड्स के दौरान वो रखा होता था। ऐसा एक 1000 साल पुराना स्टोरेज बॉक्स एक अंडर वाटर एक्सकेवेशन में मिला और इसको प्रिजर्व करके आज भी जर्मनी के एक म्यूजियम में रखा हुआ है। ये 52 बाय 53 सेंटीमीटर का एक बॉक्स है और ऊंचाई लगभग 27 सेंटीमीटर की है। ये बेसिकली वाइकिंग के ज़माने का एक कैरी ऑन लगेज है जो एक पीस ऑफ फर्नीचर की तरह भी काम करता था। जैसे आपने आज भी घरों में देखा होगा कुछ कुछ बक्से ऐसे होते हैं जिसको दीवान भी कहते हैं, जिसमें अंदर स्टोरेज स्पेस होता है और उसके ऊपर आप बैठ भी सकते हो। तो जब वाइकिंग्स किसी लंबे कैंपेन पे जाते थे, कहीं बहुत दूर रेड करने जाते थे, तो ऐसी बहुत सिचुएशंस आती थी जब बहुत घंटों तक और कई दिनों तक वाइकिंग साथ में बैठ के रो कर रहे हैं। तो अगर आप एक ही काम बहुत देर तक किए जा रहे हैं, वो काम बहुत प्रेडिक्टेबल है, बोरिंग है, और आपके सामने एक बंदा बैठा है जो सेम वही काम कर रहा है, तो इतना सारा समय एक साथ एक सिचुएशन में बिताने की वजह से बेंचमेट्स के बीच में अक्सर एक स्पेशल तरह का बॉन्ड बन जाता था। जैसे आज आप बहुत सारी पुरानी कहानियों में, कविताओं में बहादुरी या दोस्ती के किस्से पढ़ते हैं,
वैसे वाइकिंग्स के ज़माने की कविताओं में आप बेंचमेट्स की जो दोस्ती होती है, उनका जो बॉन्ड होता है, उसके बारे में पढ़ेंगे। ये जो नॉर्वे ने सेलिब्रेशन किया ब्राज़ील को हराने के बाद, वो वाइकिंग सेलिब्रेशन नॉर्वे में इतना पॉपुलर इसलिए हो रहा है क्योंकि ये सेलिब्रेशन उनको वाइकिंग्स के, यानी आप कह सकते हैं कि अपने बहुत पुराने पूर्वजों की उस कल्चरल चीज़ की याद दिलाता है जिसमें टीम स्पिरिट और अपने बेंचमेट यानी अपने साथी के प्रति जो लगाव है उसको कितनी वैल्यू दी जाती थी। एक और बहुत दिलचस्प बात यह है कि वाइकिंग्स ने इन स्पेशल तरह के जहाज़ों को सिर्फ अपने आसपास की टेरिटरीज को रेड करने के लिए नहीं बनाया था। जब उन्होंने रेडिंग करना शुरू किया उसके पहले से ही वाइकिंग्स के पास ऐसे शिप्स थे जो सिर्फ रोइंग से चलते थे। इसका सबसे अच्छा सर्वाइविंग एग्जाम्पल है नाइडम शिप, जो आज से 160 साल पहले डेनमार्क के पास एक दलदल से निकाली गई थी। इसको एनालाइज करके ये पता चला कि ये लगभग 320 सीई की बनी हुई है, यानी आज से लगभग 1700 साल पहले। इसकी लंबाई 23.5 मीटर और चौड़ाई 3.5 मीटर थी और इसे पूरी स्पीड पे लाने के लिए 28 रोवर्स की एक पूरी टीम लगती थी। पर नाइडैम जैसी शिप्स जो प्योरली रोइंग से चलती थी, जिनमें सेल नहीं लगा होता था, इनकी एक बहुत बड़ी लिमिटेशन थी। कमी ये थी कि ये शिप ओपन सीज के लिए नहीं बनी थी, यानी खुले समुद्र में इस शिप को आप लेके नहीं जा सकते। इसका मतलब ये हुआ कि इन शिप्स में बैठ के वाइकिंग्स नॉर्थ सी को क्रॉस करके ब्रिटेन और फ्रांस जैसी टेरिटरीज पे हमला नहीं कर सकते थे। अटलांटिक ओशन को क्रॉस करने की बात तो बहुत दूर रह गई, क्योंकि वाइकिंग्स 8th सेंचुरी के खत्म होते होते तक भी सिर्फ रोइंग वाले जहाज़ों का इस्तेमाल कर रहे थे, सेल्स वाले जहाज़ों का इस्तेमाल नहीं कर रहे थे। ये वाइकिंग हिस्ट्री के सबसे इंटरेस्टिंग पजल्स में से एक है। रोमन सेलिंग शिप्स कई सेंचुरी से नॉर्थ सी में चल रही थी और आसपास के एरियाज जैसे जर्मनी और ब्रिटिश आइल्स में रहने वाले लोग रोमन्स के कांटेक्ट में आने की वजह से सेलिंग टेक्नोलॉजी सीख चुके थे। लेकिन स्कैंडिनेवियन कंट्रीज में रहने वाले लोगों ने ऐसा नहीं किया। ये चीज लगभग 800 सीई के बाद चेंज होना शुरू हुआ, जब फाइनली वाइकिंग्स ने भी सेल्स वाली शिप इस्तेमाल करनी शुरू की। आर्कियोलॉजिस्ट्स को जो सबसे पुराना एक्चुअल सेलिंग शिप मिला है वो है ऑसबर्ग शिप, जो नॉर्वे में अराउंड 815 से 820 सीई के बीच में बनाया गया था। ऑसबर्ग शिप इस बात का बहुत अच्छा एग्जाम्पल है कि जब आप कोई नई टेक्नोलॉजी देखते हो तो आप उसको अडॉप्ट तो कर लेते हो, पर उसको सही तरह से इस्तेमाल कैसे करना है ये आपको नहीं आता। इसका प्रेजेंट डे में एक अच्छा एग्जाम्पल दूं तो जैसे एआई की बात करें हम, तो बहुत सारे बिजनेसेस को, कंपनीज को लग रहा है कि एआई इस्तेमाल तो करना चाहिए क्योंकि इससे ओवरऑल खर्चा कम होगा, प्रोसेसेस ज़्यादा एफिशिएंट हो जाएंगे। पर ये समझ में नहीं आ रहा कि एग्जैक्टली एआई से कैसे चीज़ों को इंप्रूव करें। इसीलिए आप देखेंगे कि बहुत सारी बड़ी बड़ी कंपनीज एआई को इस्तेमाल तो कर रही हैं, पर उनका जो खर्चा हो रहा है उसमें कोई खास बदलाव नहीं आया। अगर ऑसबर्ग शिप की बात करें तो इसका मास्ट जिस तरह अटैच किया गया था वो काफ़ी ऑकवर्ड लगता था। उसको देख के ऐसा लगता है कि शिप बनाने वाले कारीगर अभी तक भी हल पर मास्ट लगाने के आइडिया की आदत ही नहीं बना पाए। शिप का हल भी पानी में काफी नीचे बैठता था, कील से गनल तक सिर्फ 1.6 मीटर्स। इसका फायदा यह था कि शिप आसानी से शैलो रिवर्स में क्रॉस कर सकती थी, लेकिन नुकसान यह था कि वाटर लाइन और डेक के बीच बहुत कम हाइट बची थी, इसीलिए पानी की लहरें आसानी से शिप के अंदर आ सकती थी। यहाँ पे दो टर्म्स को समझना बहुत जरूरी है। एक है ड्राफ्ट। ड्राफ्ट का मतलब होता है शिप पानी के नीचे कितना डीप बैठती है, कुछ वैसे ही जैसे किसी कार के नीचे ग्राउंड क्लियरेंस होता है। और दूसरा टर्म है फ्री बोर्ड। इसका मतलब होता है शिप के हल का कितना हिस्सा पानी के ऊपर रहता है, बिल्कुल उस तरह जैसे कार का दरवाजा बारिश को कार के अंदर आने से रोकता है। ऑसबर्ग शिप का ड्राफ्ट शैलो था, जो रिवर्स के लिए परफेक्ट था, लेकिन उसका फ्री बोर्ड भी शैलो था, जो ओपन सी के लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं था। जब मॉडर्न बोट बिल्डर्स ने इसका फुल साइज रेप्लिका बनाया और उसे एक्चुअली सेल किया तो रिजल्ट्स बिल्कुल वही निकले जो कैलकुलेशंस में पहले ही नजर आ रहे थे। इस बात का मतलब यह है कि शिप फास्ट बहुत थी और शैलो रिवर्स, यानी ऐसी नदियां जो बहुत गहरी ना हो, उनमें अच्छे से काम करती थी। पर जैसे ही इन शिप को आप शैलो रिवर से उठा के ओपन सी में डालते हो, तब ये शिप बहुत डेंजरस हो जाती थी, खासकर तब जब हवाएं 10 नॉट से ज़्यादा स्पीड पे चल रही हैं। तो अजीब बात यह है कि वाइकिंग्स ने ऐसी शिप्स बनाई जो कि प्योरली रोइंग पे चलती थी, यानी चप्पू से चलती थी। सेल की टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल उन्होंने कुछ समय के बाद किया। जब उन्होंने सेल की टेक्नोलॉजी को अपनी शिप्स पे लगाना शुरू किया, उसके बाद भी उनको 100 साल से ज़्यादा लग गए थे शिप बिल्डिंग को पूरी तरह परफेक्ट करने में।
अब बात करते हैं कि वाइकिंग्स एक्चुअली अपनी शिप को बनाते कैसे थे। वाइकिंग एक स्पेशल शिप बिल्डिंग टेक्निक यूज करते थे जिससे उनकी शिप मजबूत भी होती थी और साथ ही फ्लेक्सिबल भी। स्ट्रेंथ और फ्लेक्सिबिलिटी, इन दोनों वर्ड्स को आप साथ में देखो तो ऐसा लगेगा कि उल्टा है, क्योंकि कोई इंसान कोई चीज़ अगर बहुत स्ट्रांग होती है तो वो जनरली फ्लेक्सिबल नहीं होती। तो स्ट्रेंथ और फ्लेक्सिबिलिटी का कॉम्बिनेशन बहुत मुश्किल है और इसीलिए जो वाइकिंग्स शिप बना रहे थे उनकी टेक्नोलॉजी और उनकी कला आज भी स्टडी की जाती है। वाइकिंग्स अपनी वॉरशिप्स और कार्गो शिप्स को बनाने के लिए एक स्पेशल टेक्निक यूज करते थे जिसको क्लिंकर कंस्ट्रक्शन या लैप स्ट्रेक कंस्ट्रक्शन भी कहा जाता है। जैसे कि घरों की छत पे टाइल्स या खपड़ैल एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप करके लगाए जाते हैं, बिल्कुल वैसे ही वाइकिंग्स अपने जहाज बनाते थे। लंबे वुडन प्लैंक्स को साइड बाय साइड रखा जाता था, लेकिन हर प्लैंक अगले प्लैंक के ऊपर थोड़ा सा ओवरलैप करता था। फिर लोहे की कीलों से दोनों लेयर्स को जोड़ के और अंदर की तरफ बेंड करके लॉक कर दिया जाता था। अगर आप किसी वाइकिंग शिप को साइड से देखो तो ये ओवरलैप क्लियरली दिखता है। हल की पूरी लेंथ में छोटे छोटे स्टेप्स जैसे नजर आते हैं जहां हर प्लैंक अगले प्लैंक के ऊपर चढ़ा होता है। जब ये ओवरलैपिंग आउटर शेल तैयार हो जाती थी तब बिल्डर्स उसके अंदर फ्रेम्स और रिब्स फिट करते थे ताकि शिप की शेप परमानेंटली फिक्स हो जाए। बिल्कुल वैसे ही जैसे टेंट का कपड़ा अपने आप में कोई शेप होल्ड नहीं करता, पर जब उसको आप पोल के ऊपर चढ़ा देते हो तो टेंट का कैसे एक फिक्स शेप हो जाता है। ये टेक्निक उस जमाने के लिए इतनी खास और इतनी अलग थी कि बाहर के लोगों ने भी इसी बेसिस पे वाइकिंग शिप्स को पहचानना शुरू कर दिया। शिप को बनाने के लिए जो लकड़ी इस्तेमाल करते थे उसको काटते भी उस तरह से नहीं थे जैसा आप एक्सपेक्ट कर रहे होगे। लकड़ी को आरी यानी सॉ से काटने के बजाय वो उसे कुल्हाड़ी से स्प्लिट करते थे। ऐसा करने का एक फ़ायदा होता है, जब आप एक लकड़ी के पीस को स्प्लिट करते हो तो उसका नेचुरल ग्रेन यानी उसके अंदर की फाइबर लाइंस के अलोंग लकड़ी स्प्लिट होती है, पर जब आप उसे आरी से काटते हो तो फाइबर्स सीधे कट जाते हैं, चाहे उनकी डायरेक्शन कुछ भी हो। कोई भी सॉलिड ऑब्जेक्ट फ्लेक्सिबल तब होता है जब उस पर बहुत प्रेशर पड़े और वो क्रैक ना हो बल्कि बेंड हो। जब आप लकड़ी सॉ से काटते हो तो वो लकड़ी का फट्टा बेंड नहीं हो पाता, वो क्रैक होने लगता है। पर एक कुल्हाड़ी से स्प्लिट किया हुआ लकड़ी का फट्टा अपने अंदर के फाइबर लाइंस के साथ बेंड हो सकता है। तो वाइकिंग शिप से जब समुद्र की लहरें टकराती थी तो वो क्रैक नहीं होती थी, टूटती नहीं थी, बल्कि बेंड होती थी, जिसकी वजह से पूरा स्ट्रक्चर जो था वो ज़्यादा फ्लेक्सिबल था। अपने जहाज़ों को बनाने के लिए वाइकिंग्स अक्सर ओक वुड यानी बलूट की लकड़ी का इस्तेमाल करते थे, क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग और फ्लेक्सिबल थी और सदर्न स्कैंडिनेविया के जंगलों में आसानी से भरपूर मात्रा में मिलती थी। साल 900 सीई तक आते आते वाइकिंग्स ने दो अलग अलग पर्पसेस के लिए बिल्कुल दो अलग तरह की शिप्स बनाना शुरू कर दिया था। एक थी स्पीड के लिए लंबी और पतली वॉरशिप्स और दूसरी थी वजन यानी कार्गो कैरी करने के लिए चौड़ी और छोटी कार्गो शिप्स। कार्गो शिप्स में ओर्स यानी चप्पू बिल्कुल ना के बराबर इस्तेमाल होता था। स्कुलडेलेव 1 जो अराउंड 1030 सीई की एक वेल प्रिजर्व ट्रेडिंग शिप है, लगभग 16 मीटर्स लंबे हल पर 24 टन्स का सामान कैरी कर सकती थी। जब इस शिप के हल का फुल स्केल रिकंस्ट्रक्शन किया गया तो ये पता चला कि ये सिर्फ 5 से 7 लोगों के क्रू के साथ बहुत अच्छे से, बहुत आसानी से सेल कर सकती थी। इसमें कुछ और ज़रूर होते थे, पर सिर्फ हार्बर के अंदर या किसी टाइट गैप से निकलने के लिए। एक्चुअल ट्रैवल पूरी तरह से सेल से ही होता था। 5 लोग 24 टन्स का कार्गो मूव इसलिए कर पाते थे क्योंकि सारा काम उस जहाज का सेल करता था। रोवर्स आपको सिर्फ तभी चाहिए होते थे जब आपको वो कंट्रोल और स्पीड चाहिए जो अकेले सेल नहीं दे सकता, यानी सिंपल शब्दों में वॉर के दौरान। वाइकिंग वॉर शिप्स में बहुत सारे चप्पू होते थे क्योंकि वॉर टाइम कंडीशंस में आप पूरी तरह सेल पे यानी हवा के फ्लो के ऊपर डिपेंड नहीं कर सकते। अगर हम आज की भी बात करें तो कोई भी मॉडर्न नेवी दुश्मन पे हमला करने के लिए या दुश्मन के हमले से खुद को डिफेंड करने के लिए हवा सही होने का इंतज़ार नहीं कर सकते, और यही फिलॉसफी वाइकिंग्स भी लगा रहे थे अपनी इन स्पेशल शिप्स को बना के। और इसीलिए वॉर शिप्स में ओर्स यानी चप्पुओं का इस्तेमाल बहुत ज़रूरी था। और ये बात फिर से कनेक्ट होती है उसी सेलिब्रेशन से जो नॉर्वे की टीम ने किया मैच जीतने के बाद। वाइकिंग्स के वॉर एफर्ट में उनके इन जहाज़ों का बहुत रोल था, और उन जहाज़ों को चलाने के लिए ये कलेक्टिव रोइंग यानी सारे क्रू बैठ के एक साथ रो कर रहा है, इसकी बहुत इंपॉर्टेंस थी। स्कैंडिनेविया के आसपास के रीजन में
कुछ ऐसी शिप्स मिली हैं जिनको एनालाइज करके लगता है कि वही शिप्स हैं जो वाइकिंग्स इस्तेमाल करते थे वॉर पे जाने के लिए। हेडबी की हार्बर में एक शिप मिली थी जो अराउंड 985 सी में बनी थी। ये शिप लगभग 31 मीटर्स लंबी थी, पर सिर्फ 2.6 मीटर्स चौड़ी, यानी जितनी वो चौड़ी थी उससे 12 गुना ज्यादा लंबी। और इसमें 60 रोवर्स होते थे जो 30 के पेयर्स में चप्पू चलाते थे। इससे भी बड़ी एक शिप 1997 में टुकड़ों में मिली थी। इस मेगा शिप को रॉसकिल्ड 6 के नाम से जाना जाता है। इसका कील 3 टिम्बर सेक्शन से बना था जो टोटल 32 मीटर्स का था, जिसका मतलब है कि पूरी शिप अराउंड 36 मीटर्स लंबी रही होगी। आज तक जितनी भी वाइकिंग शिप्स मिली हैं उन सब में ये सबसे लंबी वाइकिंग शिप है। एक जायंट शिप का ओनर होना अपने आप में एक स्टेटमेंट होता था और वाइकिंग एज के लीडर्स इस बात को बहुत अच्छे से समझते थे। अगर किसी वाइकिंग चीफ को सीरियस लीडर की इमेज बनानी होती थी तो उसके लिए जरूरी होता था कि उसके पास बहुत बड़ी, बहुत पावरफुल वॉरशिप हो। यहां तक कि वाइकिंग चीफ्स के दरबार में जो कवि होते थे वो अपनी कविताओं में चीफ की तारीफ करते थे, उनके जहाज़ों के बारे में बात करते थे। तो इन सारी बातों से आप समझ सकते हैं कि वाइकिंग्स के कल्चर में, उनकी हिस्ट्री में शिप्स की और उन शिप्स को चलाने वाले रोवर्स की कितनी इंपॉर्टेंस थी। मैंने इस वीडियो को बनाने के लिए अपनी सारी रिसर्च इस किताब से की है। इसका नाम है एज ऑफ द वाइकिंग्स। इसको लिखा है एंडर्स विनरॉथ ने, जो कि येल यूनिवर्सिटी में एक प्रोफेसर हैं, और इन्होंने वाइकिंग्स के ऊपर कुछ और किताबें लिखी हैं। इस किताब के अंदर आपको वाइकिंग्स की हिस्ट्री का एक बिगिनर लेवल का इंट्रोडक्शन मिल जाएगा। आपको पता चलेगा कि शिप बिल्डिंग की क्या प्रैक्टिकलिटीज़ थी, क्या चैलेंजेस वाइकिंग्स को आए, क्यों उन्होंने इतने समय तक सेल्स इस्तेमाल नहीं किए, और कैसे वाइकिंग्स ने यूरोप के और इनफैक्ट दुनिया के बहुत सारे हिस्सों पर रेड किया उस ज़माने में जब बाकी लोग अपनी शिप्स को ओपन सी में डालने से घबराते थे। तो अगर आप इस किताब को चेकआउट करना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, और अगर आप जिज्ञासिम को सपोर्ट करना चाहते हैं तो आप चैनल के मेंबर बनने के बारे में सोच सकते हैं। अगर आप चैनल के मेंबर बनते हैं तो आपको कुछ एक्सक्लूसिव वीडियोस का एक्सेस मिलता है, जिन वीडियोस में मैं किसी स्ट्रैटेजी या टैक्टिक या अगर कोई मेजर जियोपॉलिटिकल इवेंट चल रहा है उसका हिस्टोरिकल स्टैंड पॉइंट क्या है, इन सारी चीज़ों के बारे में बात करता हूँ। ये जो मैच हुआ था नॉर्वे और ब्राज़ील के बीच में, इस मैच को जीतने के बाद नॉर्वे के फुटबॉल कोच ने कहा था कि ये नॉर्वेजियन फुटबॉल की हिस्ट्री का ग्रेटेस्ट डे है, सबसे बड़ा दिन है। मैच जीतने के बाद नॉर्वे की टीम ने और उसके साथ जो ऑडियंस में जनता जो बैठी थी, जो नॉर्वे के सपोर्टर्स थे, उनने जो वाइकिंग रो सेलिब्रेशन किया, ये इसलिए उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि शायद ये उनको अपने वाइकिंग कल्चर की याद दिलाता है, जब वाइकिंग्स इन्हीं जहाज़ों में रो करके दूर दूर तक जाते थे और अपने सेटलमेंट्स बनाते थे।